नमस्कार साथियों। तो आइए, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 9th क्लास का बेस है जिसमें कि पॉलिनोमियल्स आज शुरू होगा और हमने पॉलिनोमियल चैप्टर का सारा थ्योरी तमाम बच्चों को बता रखा है। और अगर ये थ्योरी बता रखे हैं तो आप चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको सारे पॉलिनोमियल्स में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता के चलूंगा। तो और ये चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स जो है आपका 9th क्लास में दिया गया है, इसके बाद आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे और 10th क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आते हैं और बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आप मैट्रिक इंटर करते हैं, इसके बाद अदर कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उस एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न, इससे प्रश्न आते हैं, है ना। तो इस तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ तमाम बच्चे हमारे जो बैठे हुए हैं इस पर बारीकी से बिल्कुल ढंग से ध्यान देंगे ताकि ये आपका छूट न जाए। आप इस चीजों को अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप टेस्ट में अच्छे अंक लाएंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है, आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ते हैं, तो आपको जरा सा भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं इस चैप्टर के करते हैं प्रारंभ। तो चलिए अब करते हैं। पहले तो आपको जाननी है, ये बहुत सुंदर सा टॉपिक है। ये बच्चे सब अभी तक आ ही रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और आ ही रहा है। चलो बैठ जाओ, आराम से बैठो। तो चलिए, पहले तो आपको समझना है कि पॉलिनोमियल्स मतलब होता क्या है। तो चलिए हम सारे तमाम चीजों को डिटेल में बताने का करते हैं प्रयास। पहले आप जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स, तो यहां देखो जरा सा, MIAL पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स को दो भागों में बांटते हैं। तब पहला भाग होता है पोली मतलब होता है क्या कि मैनी मतलब होता है बहुत। और इसके बाद नोमियल, पोलिनोमियल, इसके बाद MIAL नोमियल का ये मतलब होता है टर्म, टर्म मतलब होता है पद। ध्यान से देखने का करें प्रयास। ये दो खंडों में बांटा है हमने पॉलिनोमियल्स को। तब पोली मतलब होता है मेनी मतलब होता है बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म मतलब होता है पद। कहता है कि इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होगा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होता है उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं, यानी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत की बात? सारे बच्चे समझ गए? कहता है वैसा बीजीय व्यंजक, बोलो मेरे साथ, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं। लेकिन सारे बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद नहीं कह देंगे। इसका शर्त कुछ होते हैं, जैसे कि बीजीय व्यंजक वैसा होना चाहिए जिसका घात, जो ये जनरली भाषा में इसे बोल सकते हैं, है ना, कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कि आपका घात होना चाहिए, आप कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, या चर का घात आपका पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। ध्यान से देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, बिल्कुल आसान होता है ये चीज। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन आपको बोल दे रहे हैं। तमाम हमारे बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं इस चीजों को, तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो चलिए, बहुपद पॉलिनोमियल्स आप लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं। यदि कोई बच्चे लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। कहता है वैसा बीजीय व्यंजक लिखेंगे, जो लिख लिए वो नहीं लिखेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन में है वो सारे बच्चे के लिए मैं बोल दे रहा हूं। कहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या में हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रोककर भी इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत सारे चीजों को। पहले तो ये समझेंगे कि बहुपद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं। तो चलिए अब घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देखते हैं। घात के आधार पर
बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार जो होता है, तो चलिए घात के आधार पर बहुपद का प्रकार को देखते हैं। तो घात के आधार पर मैं बोल दे रहा हूं, एक घाती बहुपद होता है जिसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद होता है, इसके बाद त्रिघाती बहुपद होता है। जनरली ये तीन को आपको पढ़ना है। तो आप लिखेंगे एक घाती बहुपद, 2 नंबर में आपका है द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। जनरली ये आपको जानना जरूरी है कि बहुपद घात के आधार पर बहुपद देख लिए आप कि एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब देखेंगे आप पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, है ना। तो आप देखेंगे पद के आधार पर बहुपद का प्रकार पहला हो जाता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या रे? इसके बाद द्विपदी बहुपद। इसके बाद क्या होता है? त्रिपदी बहुपद। जनरली आपको इतना कम से कम जानना जरूरी है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार आपका हो जाएगा कि घात के आधार पर देखें कि एक घाती बहुपद, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो ये तमाम चीज आपको पता चल गया होगा कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और पद के आधार पर बहुपद का क्या प्रकार होता है। अब आप जानेंगे कि बहुपद होने का शर्त क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है ना। तो ये तमाम चीजों को आप समझने का करें प्रयास। ये समझ में आ रहा है तमाम बच्चों को? चलो देखो, ये सारे चीज हम लिखा रखे थे, आप देखेंगे सारे बच्चे बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब देखो जरा सा कि बहुपद में बहुपद का पहचान क्या है और बहुपद का शून्य क्या होता है। ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन जो आता है कहेगा निम्न में से बहुपद का घात क्या है? घात क्या है? तो ध्यान से देखेंगे और नोट कर लेंगे सारे बच्चे कि घात क्या होता है। घात उसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जो बहुपद होता है उसमें मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे कि बहुपद का अधिकतम पावर, बहुपद का अधिकतम पावर आनी घात, बहुपद का घात होता है। अब ध्यान से देखेंगे, एक नंबर में देखेंगे, यहां देखो ध्यान से, x² प्लस x प्लस 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका घात क्या हो जाएगा? घात ये हो जाएगा 2, है ना। अगर दूसरा हम लिखूं x का पावर 5, सॉरी y का पावर 5, y प्लस 10 है, तो यहाँ घात बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या? 5 हो जाएगा। अगर आपका दिया रहे t का पावर 10 और t का पावर 20 प्लस 5t² रहेगा, तो यहाँ घात बराबर आप लिखेंगे क्या? घात बराबर आपका 20 हो जाएगा। एवं प्रकार से घात के बारे में आप समझ गए, है ना। घात समझ गया। अब पद समझते हैं, है ना। घात समझ में आ गया सारे बच्चे को, तमाम बच्चे को? यानी किसी भी बहुपद के मैक्सिमम चर का मैक्सिमम पावर ही बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो मैक्सिमम पावर का मतलब हो गया कि अधिकतम जो पावर में संख्या दिया गया है। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ क्या है? 2 है, तो यही हो जाएगा 2। यहाँ देख रहे हैं इस पर नहीं कुछ तो क्या है? 1 है, तो 4 का घात इस पर 1 है, इस पर 5 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं t का
पावर 10 है और t का पावर यहाँ 20 है और t का पावर 2 है, तो ये पावर में सबसे बड़ी वाला नंबर कौन है? 20। तो घात बराबर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम पद के आधार पर जब बहुपद लिखे थे तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी लिखे हैं, तो लिखे थे, तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे। एक पदी बहुपद उसको कहते हैं जिसमें वैसा बहुपद जिसमें एक पद, केवल एक पद होता है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप 5x लिख दिए तो ये एक पदी बहुपद हो गया। दूसरा डिफिनेशन आप लिख लेंगे, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद तुम लोगों को लिखा चुके हैं, है ना। द्विपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें केवल दो पद हो, है ना। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये तमाम चीज आपको हो गया होगा। इसके बाद आप समझेंगे कि अब घात के आधार पर बहुपद का प्रकार था कि रैखिक बहुपद, तो जिस बहुपद में आपका घात केवल एक होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, एक नंबर में। जैसे यहाँ देखिए, चर का घात नहीं कुछ तो क्या है? एक है, इसलिए ये क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? ये रेखिक। जहां चर का घात एक आवे तो उसको क्या कहेंगे? पीछे वाले बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिसमें चर का घात क्या हो? दो हो। क्या हो? दो हो। जैसे x² + x + 4, तो मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ 2 है। ये कहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x + x का पावर 2 + 4 ऐसा भी रह सकता है, या चाहे 4 + x + 4x² ऐसा भी रह सकता है। हमको चर को देखना है, चर को खोजना है, तो चर यहाँ क्या है? चर x है और x का पावर क्या है? 2 है, इसलिए क्या हो गया? ये द्विघाती। अब त्रिघाती बहुपद समझने का करें प्रयास। त्रिघाती बहुपद में x का वैसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या हो? चर का घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे x² + 4, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 है पावर चर का, लेकिन ज्यादा पावर क्या है? 3 है। ज्यादा पावर क्या है? 3 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। तो ये तमाम चीज थ्योरी का था, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ मुद्दों पर आप कर लेते हैं चर्चा, जैसे कि किसी बहुपद का गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट पूछता है कि दिए गए बहुपद में गुणांक क्या है और शून्य क्या है। ये सारे चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। अब देखिए जरा सा, कहेगा कोई बहुपद दिया है ना, x² + 4x², क्यू कर देते हैं, अब +4 है। कहेगा इस तरह के बहुपद दिया गया रहेगा, कहेगा क्या कि x³ का गुणांक क्या है? तो x³ का गुणांक जरा सा देखें, तो x³ यहाँ लिखा हुआ है। अब x³ के गुना में क्या है? 4, तो x³ का गुणांक 4 हो जाएगा। कोई बच्चा को दिक्कत? यदि कोई पूछ देगा कि x² का गुणांक क्या है, क्या होगा? बता सकते हो कोई बच्चे? क्या होगा? अब देखो, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है? 1। नहीं कुछ रहे तो क्या रहना चाहिए? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखो जरा सा, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलिए, लाइन थोड़ा देर के लिए कट गया है, तो आपको कुछ अंधेरा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, इसमें अगर कह दे कि अचल पद क्या होता है, तो अचल पद यहाँ क्या हो जाएगा? अचल पद आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो ये तमाम चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा कि चल और अचल क्या होता है। तो कहता है कि चल राशि उसे कहते हैं, चर राशि कहिए या चल राशि कहिए, अचल कहिए या अचर कहिए। चल राशि उसको कहते हैं कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, अचर राशि उसको कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो चला इस चीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तमाम बच्चे बेहद बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ये थ्योरी मैं बता रहा हूं, इसी से सारे प्रश्न जो है ना तुम्हारा रिलेटेड रहेगा। चल राशि, यहां देखो, चर राशि और दूसरा है अचर राशि। चर राशि देखो जरा सा, x + y बराबर अगर 7 दिया है, और यहाँ देखो 3 + 4 बराबर क्या दिया है? 7 दिया है। तो कैसे चर राशि का मान बदलता है? कोई पूछेगा कि चर राशि पहले बता दो कि क्या होता है। ये लड़की ध्यान से सुनेगी तुम, और कहती है कि हमें समझ में नहीं आता है, ध्यान से देखेगी तब तो समझ में आएगा। चलो देखो कि चर राशि वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि। अचल राशि वैसे राशि होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे अचल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल राशि। तो चलो देखो जरा सा, अब जैसे कहेगा कि इसका मान सर कैसे बदल जाता है, यदि x का मान 6 रहे तो y का मान 1 होगा, तब ना 7 होगा।
अगर x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा? 5 होगा, तब ना 7 होगा। यदि ध्यान से देखने का करे प्रयास, यदि x का मान 3 है तो इसका मान 4 हो जाएगा, y का मान, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि x का मान 4 है तो y का मान 3 हो जाएगा, तब 7 होगा। अगर आपका यहाँ x का मान 6 है तो y का मान 1 हो जाएगा, तब 7 होगा। देख रहा है ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कि बदल रहा है। कभी x हो रहा है 6 तो y हो रहा है 1 तो हो रहा है 7। कभी x का वैल्यू हो रहा है 2, y का वैल्यू 5 तो 5 2 7। अभी कभी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 तो हो रहा है 7। कभी x का वैल्यू 4 तो कभी y का वैल्यू 3 जोड़ के हो रहा है 7। कभी x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1 तो 6 1 7 हो रहा है। देख रहा है कि x का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। अब देखो जरा सा, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ भी बिहार में भी क्या है? 3 प्लस 4 बराबर 7 होता है। पंजाब में भी 3 प्लस 4 7 होगा। असम में भी 3 प्लस 4 बराबर 7 होगा, है ना। अमेरिका में भी 3 प्लस 4 बराबर 7 होगा। ये 8 हो जाएगा। तो ये बदलेगा कभी क्या? थोड़ा सा इसको फेर बदल कर सकता है। यहाँ चर राशि नहीं है तो ये 3 प्लस 4 बराबर 7 और 4 प्लस 3 बराबर 7, है ना। तो ये बदल रहा है क्या? इसको बदल सकते हैं क्या? ये नहीं बदलता है। इसीलिए अचल राशि कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। और चर राशि ये वेरिएबल होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। कोई दिक्कत? यहाँ ऐसा भी और बदल सकता है। ये x का मान 0, y का मान 7 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7। आप और बदल सकते हैं इसको, x का मान 7 और y का मान 0 तो भी 7 हो जाएगा, है ना। तो एवं प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि चर राशि क्या हो रहा है? बदल रहा है। चर राशि क्या हो रहा है? अचल राशि क्या बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। तो ये तमाम चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब देखा करें प्रयास, यदि कोई पूछ देगा कि दिए गए बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो जरा सा शून्यक के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शून्यक का मान निकालना और शून्य कितने होंगे ये चीज जानने का करें प्रयास। यदि ध्यान से सुनेगा सारे बच्चे, यदि रेखिक बहुपद है, रेखिक मतलब चर का घात 1, चर का घात 1, रेखिक मतलब चर का घात, और द्विघाती मतलब चर का घात, त्रिघाती मतलब चर का घात 3। तो चलो, यदि x स्क्वायर प्लस 4 रहे, कहेगा इसका जो है ना शून्य कितने होंगे, तो इसका शून्य केवल 1 होगा। क्या होगा? शून्य क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि 4 का पावर 1 है, इसलिए शून्य कितना होगा? केवल 1 होगा। यदि द्विघाती बहुपद है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है, कहेगा इसका शून्य क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लाइट आ गया, 2 हो जाएगा। यदि त्रिघाती बहुपद है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर त्रिघाती बहुपद है तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य के बराबर 3। ये भी समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया? पक्का? चलो, समझ में आ रहा है। यदि रेखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1, यदि द्विघाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2, यदि त्रिघाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3। सब बच्चा को समझ में आ रहा होगा? पक्का ना? कि नहीं आ रहा है समझ में? बिल्कुल। चलो देखो, अब देखो जरा सा, अब आप शून्य निकाला कैसे जाता है ये चीज आप समझेंगे, क्योंकि यहां दिया रहता है 9th क्लास में प्रश्न दिया रहता है कि दिए गए बहुपद का शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो जरा सा समझने का करें प्रयास। हाँ, बहुपद को हम ये कहना भूल गए, बहुपद को px से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? px से। अब जैसे देखो जरा सा कि px बराबर दिया रहेगा 4x प्लस 4 रहेगा दिया हुआ, है ना, या कुछ भी दिया रह सकता है ना। तो कहेगा कि इसका शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे? मान लेंगे, यहां माना px बराबर 0 मान लेंगे। अब जरा सा देखो, तो px बराबर 4x प्लस 4 है, तो आप क्या करेंगे? px के जगह पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा। अब ये अचल राशि को इधर लाएंगे, चाहे इसी को इधर लाओ, तो माइनस हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा? -4/4 कट जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा? 1 -1। तो एवं प्रकार से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम बच्चों को ये कुछ हमने चर्चा किया पॉलिनोमियल्स पर, बहुपद पर, तो समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि बहुपद पढ़ रहे हैं, तब बहुपद कहते हैं किसी बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक एक नया चीज आ जाता है, कहता है चर और अचर को
जब एक साथ मिलाकर प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह देकर लिखते हैं तो इसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आप क्या करेंगे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये तमाम चीजों को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा समझने में। तो बहुपद कहता है, मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूं कि बहुपद उसको कहेंगे जिसमें किसी बीजीय व्यंजक का चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब पद के आधार पर होता है कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब बहुपद होने का शर्त, अब इस पर चर्चा करते हैं कि बहुपद होने का शर्त क्या है। ध्यान से देखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये जो अभी बता रहे हैं ये चीज इंपॉर्टेंट होगा और तुम्हारा पहला जो प्रश्न होगा वो तुम्हारा इसी थ्योरी से रिलेटेड रहेगा। तो ये तमाम बच्चे बढ़िया से समझने का करेंगे प्रयास। तो चलो करते हैं। अब बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त देखो ध्यान से, यहां देखेगा ध्यान से। बहुपद होने का शर्त, बहुपद पहला शर्त है कि उसका पावर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 यानी किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, है ना। अब दूसरा है कि पावर जो है, पावर कभी भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं हो, पावर भिन्न में नहीं हो। अब देखो जरा सा, चर का पावर ऋणात्मक ना हो, चौथा रूल है कि चर हर में ना हो, कोई दिक्कत। अब यही तमाम चीज है ना। और चर का पावर चर रूट में ना हो, और फिर चर का पावर दशमलव में ना हो। तो ये तमाम चीज है, आप देखेंगे ये बहुपद होने का शर्त है कि पहला शर्त तो आपका क्या होना चाहिए, पावर किस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। लिख दिया, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या, और पावर क्या होना चाहिए कि आपका बटे में नहीं होना चाहिए, चर का पावर। ये देखो बहुपद जैसे लिख देते हैं x² + 4, ये सारे बहुपद है। जैसे x² + x का पावर 5, देखो पावर हमेशा क्या पूर्ण संख्या में जा रहा है। अब अच्छा केवल 4 को बहुपद कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। गलत बोल रहे हो तू लोग, इसको ऐसा नहीं लिख सकते x का पावर 0। इसको हल करेंगे तो 4, किसी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 4 आ गया ना, 4 है ना। तो 4 भी बहुपद, क्या 5 बहुपद है, 6 बहुपद है, कोई भी नंबर बहुपद है। अब कहे माइनस, क्या -4 बहुपद है बहुपद। कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं हुआ, तमाम बच्चे इस चीजों को समझे। बच्चे गलती कर रहे हैं, इसमें ना माइनस लगा हुआ है, 4 में माइनस थोड़ी लगा हुआ है। क्या हम कहे कि 4 का पावर माइनस में ना हो, 4 रूट में ना हो, 4 का पावर दशमलव में ना हो, 4 भिन्न में ना हो, है ना रे, 4 का पावर भिन्न में ना हो, तो इसको हम लोग बहुपद, ऐसा स्थिति अगर आएगा तो बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये तो 4 थोड़ी है ना, 4 में ना माइनस लगा हुआ है, तो ये तमाम चीज ये बहुपद है। अब कहता है पावर, जैसे कि पावर जो है ना भिन्न में ना हो, 1/2 रहेगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे x का पावर 1/4 + 4 रहेगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है बहुपद, है ना। एवं प्रकार से ये तमाम चीज है। चर का पावर ऋणात्मक, जैसे x का पावर -2, ये भी नहीं होगा बहुपद। चर का पावर -8, ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। जैसे चर का पावर y का पावर -5 + y, ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। चर हर में ना हो, जैसे कि हर में ना हो 1/x, क्यों, इसका मतलब है कि इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, है ना। तो एवं प्रकार से चर हर में ना हो। इसके बाद चर रूट में ना हो, जैसे कि रूट कहने का मतलब रूट अंडर x रहेगा, तो इसको तोड़ेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। चर का पावर दशमलव में ना हो, x का पावर 1.2, ऐसा कुछ रहता है ना, +4, ये भी बहुपद, ये सारे बहुपद
नहीं होंगे। बात समझ में आ गया होगा, तमाम बच्चों को समझ में आ गया होगा। चर का अगर बहुपद होना है, किसी भी बीजीय व्यंजक को अगर बहुपद होना है तो चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में या धनात्मक पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। चर का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो चलिए, चर जो है ना हर में नहीं होना चाहिए। हर में रहने के बाद क्या होता है, ऊपर ले जाते हैं तो चर का पावर माइनस में हो जाता है, इसलिए चर हर में नहीं होना चाहिए। चर पर रूट नहीं लगल रहना चाहिए। चर का पावर जो है ना दशमलव में नहीं होना चाहिए। तमाम चीज आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। अगर आप इस चीजों को ध्यान से समझे होंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह के एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज के दुनिया में और करते हैं इस तमाम प्रश्नों को बर्बाद। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। आपका अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया और एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद आपका प्रश्न पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। देखिए, पढ़ दे रहे हैं आपका प्रश्न। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलो जरा सा देखो, कारण के साथ उत्तर देना है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है, अगर बहुपद है तो ये क्यों बहुपद है। चलो देखो ध्यान से। तो अब कोई बच्चा से मैं पूछना चाहूंगा पहले, क्या ये बहुपद है? कैसे बहुपद है? क्योंकि चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या में है ना, या धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा भी लिख सकता है। तो ये बहुपद होगा ना। क्यों हुआ बहुपद? यहाँ देखने का करे प्रयास। यहाँ देख रहे हैं कि चर का घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है? धनात्मक। तो कारण के साथ लिखेंगे हाँ बहुपद है। बहुपद है। बहुपद है क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। बस यही हो गया कारण। कोई दिक्कत? चलो अब अगला प्रश्न बोलो तो क्या लिखा हुआ है 2 नंबर का? y स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2। बस इतना ही? अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं ये बहुपद होगा या नहीं होगा? क्या नाम है तुम्हारा? पायल कुमारी। बताओ तो ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद है। क्यों है? y का घात पूर्ण संख्या। हाँ, बहुत अच्छा, जोरदार ताली। चलो देखो, बहुत अच्छा समझिए बच्ची, बैठ जाओ। ये क्या है? बहुपद है क्योंकि देखो कहा गया, ये गाना सुना है, चेहरा न देखो दिल को देखो। नरे तो यहाँ ये चेहरा है, ये है ना, दिल ये है। चर को देखना है कि चर का पावर क्या है, कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है या नहीं है ना। धनात्मक पूर्णांक संख्या कहो या पूर्ण संख्या कहो, बात बराबर है। तो लिखेंगे हाँ बहुपद है क्योंकि चर का घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कोई बच्चा को दिक्कत है? नहीं सर। बहुत अच्छी बात। चलो आगे समझ में आ रहा है तुमको? ये लड़की क्या क्रांति कुमारी बोल रही थी, नहीं समझ में आता है? समझ में आ रहा है? चलो लॉडली बोलना है 3 नंबर में। जो बच्चे को नहीं समझ में आता है बार बार हमसे प्रश्न करोगे। चलो अगला बोलो तो। 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट अंडर 2। ध्यान से देखने का करे प्रयास। कुमकुम कुमारी बताओ तो ये बहुपद है या नहीं है? नहीं है बहुपद। जोरदार ताली। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बच्चा का। आप देख रहे हैं कि बच्चे लगातार एकदम बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। क्यों नहीं है बताएंगे? हाँ, रूट में है। चर यहाँ देखिए, ध्यान से देखने का करे प्रयास। अभी बच्ची बताई कि यहाँ ये बहुपद नहीं है। ध्यान से आप भी सुनेंगे और समझने का करेंगे प्रयास। क्योंकि ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि चर आपका क्या है, कि चर आपका रूट में है। किसमें है? रूट में। तो ये बहुपद नहीं है। अगर इसको हल करूं
तो 3 गुना टी का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और प्लस टी रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो देखो पावर क्या किसमें चला गया बटा में चला गया ना, धीर में हो गया ना। अब वैसे भी हम कह रखे हैं तुम लोगों को थ्योरी में बता रखे हैं कि कभी भी चर जो है कभी भी नहीं आना चाहिए तुम्हारा रूट में, इसलिए क्या हो जाएगा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे यह व्यंजक लाल से लिख दे रहे हैं, यह व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि चर रूट में है, चर रूट में है। बस कहानी खत्म है। मजा आ रहा है क्या? चलो समझ में आ रहा है। चलो अगला बोलोगे y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, 2/y। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। चलो पीछे वाली क्रांति कुमारी बोलो तो ये बहुपद है या नहीं है? है बहुपद। चलो गलत जवाब दी है, चलो बैठ जाओ। इसका मतलब है कि समझ नहीं पाया। चलो देखो ये नहीं है क्योंकि देखो y प्लस 2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा, तब माइनस में आ गया ना चर का घात, तो धनात्मक पूर्णांक है क्या? नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। लिखेंगे यह व्यंजक बहुपद में नहीं है, कारण सहित कहा है इसलिए यह बहुपद, यह व्यंजक लिखो, व्यंजक बहुपद नहीं है। कारण कहा है देने के लिए? क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बस कहानी खत्म। और है सवाल? एक प्रश्न और दिया गया है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न बोलो। x का पावर 10 x का पावर 10 प्लस y का पावर 3, y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, t का पावर 50। 50। देखो जरा ध्यान से देखने का करे प्रयास। ये सारे जो है ना ये एक चर में बहुपद था, कहा है, और देखो ये भी एक चर में बहुपद था, है ना। ये तुम्हारा भी क्या है एक चर में सॉरी बहुपद नहीं था, इसके बाद ये भी बहुपद नहीं था, इसके बाद ये 3 चर में बहुपद है। सवाल तुम्हारा कहा है देखो ध्यान से, एक चर में बहुपद कौन कौन है या कौन नहीं है। तो देखो यहाँ ये तो एक चर कहने का मतलब कि चर y न केवल है, इसमें टी है ना, लेकिन ये बहुपद नहीं हुआ था, है ना रे। और देखो यहाँ y है ना, तो एक चर हुआ। और यहाँ देखो x y t ये बहुपद तो है लेकिन ये 3 चर में बहुपद है। बात समझ आ रहा ना? तो इसमें लिखेंगे, लिखो बहुपद है, लिखेंगे चूंकि यहां लिखना ऐसे लिखना है तुम लोगों को ऐसे, यह व्यंजक नीचे लिखने में नहीं बनेगा इसलिए लिखा दे रहे हैं। यह व्यंजक 3 चर में एक बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ये बच्ची ध्यान से देखेगा यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स में कौन सा संख्या गुना में है उस चीजों को लिख देना है। अब देखो 1 नंबर में जरा सा देखो, 1 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, कहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ तो यहाँ 1 है ना। तो अब आप लिख देंगे यहाँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। दूसरा नंबर सवाल लो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, यही ना है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा कोई बच्चे बता सकते हो? 1 नहीं -1, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है ये, तो माइनस पहले से लगा हुआ -1। अब देखो जरा सा रोमन 3 में देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बता सकते हो कोई बच्चे? देखो एक्स स्क्वायर पर उंगली रखो, इसके बाद वाला संख्या क्या है बाद वाला, तो यहाँ क्या है π/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब रोमन नंबर आप 4 में चलेंगे, रूट अंडर 2x
इसके बाद क्या हो जाएगा -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ लिख सकते हो कोई बच्चे? नहीं, तो यहाँ अपने मन से 0 गुना एक्स स्क्वायर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 से गुना करेंगे फिर 0 ना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, आपका सुविधा के लिए ऐसा कर दिए, एक्स स्क्वायर गुना 0, मतलब मान में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा, दिख जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 हो गया। तो ये तमाम चीज आपका हो गया क्लियर।